Greetings everyone, my name is KS Deepak and I welcome you all in the Shield IAS episode of the Hindus News Analysis. So चलिए देखते हैं कौन से articles हैं that we are going to see today. So first article is related to INS Vikrant. So यहाँ पर देखेंगे जो INS Vikrant है वो है क्या, इनके जैसे और कौन से वारशिप्स हैं जो कि इंडियन नेवी के पास हैं, उसके क्या क्या क्लासिफिकेशंस होते हैं, ऑल दिस थिंग्स वुड बी सीइंग इन आवर फर्स्ट आर्टिकल. The second article is related to two organizations known as the Quad as well as the SCO, Shanghai Cooperation Organization. So यहाँ पर देखेंगे क्वाड जो कि एक ग्रुपिंग है वो SCO से कैसे बैलेंस करते हैं, इनके प्रिंसिपल्स में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, एज वेल एज कौन से मेंबर्स हैं. दैट वुड बी नाउ सेकंड आर्टिकल. द थर्ड आर्टिकल इज रिलेटेड टू इंडियाज साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर. सो यहाँ पर देखेंगे साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, साइबर सिक्योरिटी में इंडिया ने कौन से मेजर्स लिए हैं, क्या क्या चैलेंजेस होता है, कैसे टाइप ऑफ अटैक्स होते हैं, ऑल दिस थिंग्स वुड बी नाउ थर्ड आर्टिकल. द फोर्थ आर्टिकल इज रिलेटेड टू नेवीज एनसिन. सो यहाँ पर देखेंगे ये जो नेवी का एनसिन है ये ओवर द ईयर्स कैसे चेंज हुआ है, जो नया एनसिन है जो कि रिसेंटली अनवील हुआ है उसमें क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या सिग्निफिकेंस है, ऑल दिस थिंग्स इन फोर्थ आर्टिकल. द फिफ्थ आर्टिकल इज रिलेटेड टू वन एस्पेक्ट ऑफ द रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट. सो यूपीएससी में यू शुड रेस्ट्रिक्ट योर डायमेंशन. सो यहाँ पर हम लोग जो डायमेंशन है उसे ब्रॉडन करके सिर्फ और सिर्फ फर्टिलाइजर्स के पर्सपेक्टिव में नहीं बट अदर एस्पेक्ट्स ऑफ रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के अदर जो डायमेंशन है, अदर जो रैमिफिकेशंस है वो क्या क्या है, ऑल दिस थिंग्स वुड बी इन आवर फिफ्थ आर्टिकल. The sixth article is related to National Human Rights Commission as well as the Chakma Hajong issue. So यहाँ पर देखेंगे कि NHRC क्या है, वो कैसे फॉर्म हुआ, स्टैट्यूटरी बॉडी है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कंपोजिशन क्या है, इश्यूज़ क्या क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं, एज वेल एज फिर हम लोग देखेंगे चकमा हजोंग इशू क्या है, चकमा और हजोंग कहाँ से हैं, क्या लोग हैं, क्यों आए हैं इंडिया में और क्या क्या इश्यूज़ हैं उनके कारण, ऑल दिस थिंग्स विल बी सीइंग इन आवर सिक्स्थ आर्टिकल. द सेवेंथ आर्टिकल इज रिलेटेड टू MPC या मॉनेटरी पॉलिसी. सो यहाँ पर देखेंगे मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, वो फिजिकल पॉलिसी से कैसे डिफर करता है, एज वेल एज क्या क्या तरीके होते हैं इन्फ्लेशन को टारगेट करने के, MPC के क्या क्या फीचर्स हैं, क्योरम क्या है, कंपोजिशन क्या है, ऑल दिस थिंग्स वुड बी इन आवर सेवेंथ आर्टिकल. एंड एज यूजुअल द लास्ट वन वुड बी ऑन क्विज ऑफ द डे. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट आर्टिकल विच इज ऑन INS विक्रांत. सो बेसिक से स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट कौन से टाइप्स के मिलिट्री शिप्स होते हैं या वारशिप्स होते हैं. सो टाइप्स ऑफ मिलिट्री शिप्स या वारशिप्स. सो यहाँ पर देखते हैं कौन से टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट टाइप इज द एयरक्राफ्ट कैरियर. अब एयरक्राफ्ट कैरियर क्या होता है, एयरक्राफ्ट कैरियर सर्व्स एज अ सी गोइंग एयरबेस. सो वो एयरबेस की तरह काम करता है, वहाँ पर जितने भी एयरक्राफ्ट हैं वो टेक ऑफ कर सकते हैं एज वेल एज लैंड कर सकते हैं, वो टेक ऑफ कर सकते हैं एज वेल एज लैंड कर सकते हैं. सो ये कहीं ना कहीं एयरबेस का काम करता है. सो दैट इज समथिंग व्हेन इट कम्स टू एयरक्राफ्ट कैरियर्स एंड दे आर ह्यूज इन साइज, सबसे बड़े होते हैं वो. देन यू आर हैविंग क्रूजर्स. सो क्रूजर्स क्या करते हैं, दे आर दी सेकेंड लार्जेस्ट शिप्स. सो एयरक्राफ्ट कैरियर के बाद जो साइज में वारशिप्स की बात करें दैट इज द क्रूजर्स. सो ये क्या करता है, ये पर्टिकुलरली एक्ट एज दे आर डिजाइन टू प्रोवाइड डिफेंस अगेंस्ट एनिमी एयरक्राफ्ट. सो एनिमी एयरक्राफ्ट से अगेंस्ट, उसके अगेंस्ट कहीं ना कहीं डिफेंसिव पावर देने के लिए क्रूजर्स है अपने पास. देन देयर इज डिस्ट्रॉयर्स. अब डिस्ट्रॉयर्स क्या है, आपको नाम से ही पता चल गया होगा. डिस्ट्रॉयर्स दे डिफेंड दम अगेंस्ट पावरफुल शॉर्ट रेंज अटैकर्स. सो ये कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं, किसे, अगेंस्ट द शॉर्ट रेंज अटैकर्स. सो अटैकर्स जो है शॉर्ट रेंज के जो अटैकर्स हैं उन्हें कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय करने के लिए वी हैव डिस्ट्रॉयर्स. सो उनके पास काफ़ी सारे मिसाइल्स होते हैं, रडार टेक्नोलॉजीज होते हैं एंड ऑल. देन वी आर हैविंग फ्रिगेट्स. अब फ्रिगेट्स क्या होता है, फ्रिगेट्स स्मॉलर शिप्स होते हैं एंड दे प्रोवाइड डिफेंसिव कैपेबिलिटीज व्हेन एस्कॉर्ट. सो व्हेन वो एस्कॉर्ट करने के लिए कहीं ना कहीं जो मेजर शिप्स है उसे कहीं ना कहीं एस्कॉर्ट करने के लिए वी यूज फ्रिगेट्स. और ये स्मॉलर शिप्स होते हैं, इनमें कहीं ना कहीं जो स्टेल्थ एक्टिविटी है, जो स्टेल्थ है उसका कहीं ना कहीं फ्यूचर होता है एज वेल एज द डिफेंस कैपेबिलिटीज. देन वी आर हैविंग कॉवर्टीज. सो कॉवर्टीज क्या है, कॉवर्टीज सबसे छोटा होता है इन द रेंज ऑफ वारशिप्स. वारशिप्स में अगर आप देखें तो कॉवर्टीज जो है वो सबसे छोटा होता है व्हेन यू हैव टू कंसीडर एज एन प्रॉपर वारशिप. सो वारशिप की कैटेगरी में सबसे छोटा क्या होता है, कॉवर्टीज. सो ये भी कहीं ना कहीं डिफेंस एज वेल एज ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज को एनहांस करने के लिए बना दिया जाता है. देन यू आर हैविंग सबमरीन्स. सबमरीन सबको पता है कहीं ना कहीं वो अंडर वाटर ऑपरेशन के लिए हम लोग काम करते हैं, वहाँ पर टॉर्पीडोज और आप सरप्राइज एलिमेंट ऑफ सरप्राइज जो है वो कहीं ना कहीं एनहांस करने के लिए यू यूज सबमरीन्स. एंड यू ऑल्सो हैव द एम्फीबियस असॉल्ट शिप्स. ये कहीं ना कहीं इनके पास द टाइप ऑफ एम्फीबियस वारफेयर में वो कहीं ना कहीं यूज करते हैं टू व्हाट एम्प्लॉयड टू लैंड एज वेल एज सपोर्ट ग्राउंड फोर्सेस. कहीं ना कहीं जो एनिमी टेरिटरी में है उसे कहीं ना कहीं वहाँ पर लॉजिस्टिक सपोर्ट देने के लिए और जो बाकी जो सपोर्ट है उसे प्रोवाइड करने के लिए यू हैव द एम्फीबियस असॉल्ट शिप्स.
नाउ लेट्स सी कि पिक्चर्स देखते हैं, जो हम लोग ने डिस्कस किया उसके पिक्चर्स देखते हैं। तो जैसे मैंने कहा वी आर हैविंग एयरक्राफ्ट कैरियर्स, उनके पास कहीं ना कहीं वो दे एक्ट एज एन सी डिप्लॉयड एयरबेस। सो एयरबेस की तरह काम करते हैं, जो एयरक्राफ्ट हैं वो कहीं ना कहीं उस पर लैंड कर सकते हैं और टेक ऑफ कर सकते हैं। सो दैट इज द यूज ऑफ एयरक्राफ्ट कैरियर। देन अब यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर कहीं ना कहीं उनके पास डिफेंसिव कैपेबिलिटीज नहीं है, कुछ ऑफेंड करने के लिए या डिफेंड करने के लिए उनके पास कैपेबिलिटीज नहीं है। तो उसके लिए एयरक्राफ्ट कैरियर अकेला सफर नहीं करता है, हर वक्त उनके पास क्या होता है, बाकी जो वारशिप्स हैं उससे कहीं ना कहीं वो डिप्लॉय करते हैं, साथ साथ वो कहीं ना कहीं चलते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर से। सो द सेकेंड थिंग इज क्रूसेस। क्रूसेस जैसे मैंने कहा क्रूसेस आर स्मॉलर देन वारशिप्स। सो जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स है उसकी कंपैरिजन में क्रूसेस जो हैं वो छोटे होते हैं। देन यू आर हैविंग डिस्ट्रॉयर्स, जैसे आपको नाम से पता है, जो क्लोज जो रेंज अटैकर्स हैं उनको कहीं ना कहीं ऑफेंड करने, उनको कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय करने के लिए यू आर हैविंग डिस्ट्रॉयर्स, एंड दैट इज वाई दे आर आर्म्ड टू देयर टीथ। इनके पास काफ़ी सारे कैपेबिलिटीज होते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू फ्रिगेट्स, फ्रिगेट्स में डिफेंसिव कैपेबिलिटीज होते हैं, बट द सेम टाइम स्टेल्थ को कहीं ना कहीं हम लोग प्रेफरेंस देते हैं। एज दैट इज वाई अगर आप न्यू फ्रिगेट्स को देखोगे तो जो स्ट्रक्चर है उसमें आप देखोगे कि एक क्लियर कट एक शेप है, कट शेप है, एक प्लेन शेप है। ये कहीं ना कहीं क्यों? क्योंकि उनका जो रेडार सिग्नल है, एनिमी रेडार में कहीं ना कहीं उनका जो सिग्नल है वो मिनिमाइज कर पाए। इस वजह से फ्रिगेट्स के जो शेप जो है, न्यू फ्रिगेट्स जो शेप है वो कहीं ना कहीं इस तरीके के होते हैं। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रिगेट्स एज वेल एज डिस्ट्रॉयर्स। अब देखते हैं और कौन से हैं। वी आर ऑल्सो हैविंग कॉवर्टीज। जैसे आप लोगों ने देखा, अगर आप वारशिप की बात करें सबसे छोटा कौन सा होता है? कॉवर्टीज। देन यू आर ऑल्सो हैविंग सबमरीन्स। सबमरीन्स जो है अंडर वाटर, यू आर ऑल्सो हैविंग द कैपेबिलिटी टू अटैक विद टॉर्पीडोज। एंड द लास्ट वन वाज एम्फीबियस असॉल्ट शिप्स। यहाँ पर कहीं ना कहीं एम्फीबियस वारफेयर में, एनिमी टेरिटरी में कहीं ना कहीं आप डिप्लॉय करने के लिए जो लॉजिस्टिक्स हैं उसे कहीं ना कहीं सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए यू आर हैविंग द एम्फीबियस असॉल्ट शिप्स। सो दीज आर द एस्पेक्ट्स ऑफ वारशिप्स, जो है टाइप ऑफ वारशिप्स। विद दैट अब देखते हैं कि इंडियन नेवी के पास क्या क्या है। सो इंडियन नेवी के पास एज ऑफ नाउ, एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करें, एज ऑफ नाउ INS विक्रांत डिप्लॉय होने के साथ वी आर हैविंग 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स। वन इज द INS विक्रमादित्य एंड सेकेंड वन इज INS विक्रांत। देन डिस्ट्रॉयर्स की बात करें, सो डिस्ट्रॉयर्स में कैपेबिलिटीज के हिसाब से या कहाँ से लेते हैं उसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, उससे हम लोग डिवाइड करते हैं, और वो डिवीजन को हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं क्लासेस। अब यहाँ पर हर एक क्लास की क्या स्पेसिफिकेशन है, प्लीज़ उस स्पेसिफिकेशन में ना जाएं, यूपीएससी के लिए ज़रूरत नहीं है, बट यू शुड हैव एन बेसिक आइडिया कि कौन से क्लासेस हैं, दैट्स ऑल। सो यू आर हैविंग द दिल्ली क्लास, द राणा क्लास, रणवीर क्लास, कोलकाता क्लास एंड विशाखापट्टनम क्लास। अब जी ये जो विशाखापट्टनम क्लास है दैट इज इंडिजिनियसली डेवलप्ड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स। देन यू आर हैविंग फ्रिगेट्स ऑल्सो। फ्रिगेट्स में सेम टू सेम आपके पास काफ़ी सारे क्लासेस हैं, जिसमें जो कमोडा क्लास है उसमें जो इंडिजिनियस कंपोनेंट्स की जो एस्पेक्ट है दैट इज अराउंड 90%, जबकि ब्रह्मोत्रा क्लास जो है दैट इज डिजाइन एंड बिल्ड इन इंडिया। डिजाइन भी इंडिया में किया गया है और बिल्ड भी इंडिया में किया गया है। सो यू कैन सी द एस्पेक्ट ऑफ इंडिजिनाइजेशन ऑफ डिफेंस फोर्सेस हियर। देन कॉवर्टीज की बात करें, कॉवर्टीज में भी काफ़ी सारे क्लासेस हैं। यू आर हैविंग द कोरा क्लास, खुकरी क्लास, वीर क्लास एंड अभय क्लास। अगर आप बात करें सबमरीन्स की, तो सबमरीन्स जो हैं वो बेसिकली हम लोग 2 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। एक क्लास होता है जो कि डीजल या इलेक्ट्रिक सबमरीन्स, डीजल इंजन से चलते हैं या इलेक्ट्रिक इंजन से चलते हैं। देन यू आर हैविंग अनदर क्लास जो कि न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज बिल्ड करता है, जिसके पास न्यूक्लियर एनर्जी कहीं ना कहीं वो यूज़ करते हैं। सो जो इंजन जो हैं जो कि डीजल प्रोवाइडेड होता है, जो कि डीजल इलेक्ट्रिक इंजन के थ्रू कहीं ना कहीं काम करते हैं, उससे हम लोग क्या कहते हैं, उससे हम लोग क्लासीफाई करते हैं एज SSK। SSK जो है वो एक एब्रीवेशन है, प्लीज डोंट गो इनटू द एब्रीवेशन अगेन, हम लोग उसे क्लासीफाई करते हैं SSK से। देन इफ यू कम टू द न्यूक्लियर कैपेबिलिटी सबमरीन्स, उनको हम लोग क्लासीफाई करते हैं एज एन SSBN। तो 2 क्लासिफिकेशंस हैं, द डीजल इलेक्ट्रिक वंस एंड द न्यूक्लियर वंस। जो डीजल इलेक्ट्रिक वंस है वो है कन्वेंशनल, जो जनरली हर एक कंट्री के पास है, और इंडिया के पास भी वी आर हैविंग 15 सबमरीन्स है जो कि डीजल इलेक्ट्रिक से चलता है, और इसमें भी काफ़ी सारे क्लासेस हैं डिपेंडिंग अपॉन द स्पेसिफिकेशंस। यू आर हैविंग द कलवरी क्लास, जिसमें जो INS कलवरी था वो था वन ऑफ द फर्स्ट सबमरीन ऑफ इंडिया। यू आर हैविंग द सिंधकुश क्लास, यू आर हैविंग द शिशुमार क्लास ऑल्सो। अगर बात करें न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज वाले सबमरीन्स की, तो हम लोग के पास एज ऑफ नाउ सिर्फ एक है, कौन सा? INS अरिहंत। सो INS अरिहंत इज अ न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन, जिसको एब्रीवेट करके हम लोग कहते हैं SSBN, एंड इट इज बिल्ड इंडिजिनियसली। सो जो न्यूक्लियर ट्रायड है, न्यूक्लियर ट्रायड को कहीं ना कहीं कंप्लीट करने के लिए INS अरिहंत का एक मेजर रोल है।
देन एज ऑफ नाउ INS अरिहंत इज ऑल्सो अंडर डेवलपमेंट, उसे भी कहीं ना कहीं डेवलप कर दिया जा रहा है, एंड दैट इज एन अपग्रेडेड वर्जन ऑफ INS अरिहंत. सो INS अरिहंत भी अगर आ जाता है देन वी वुड बी हैविंग 2 न्यूक्लियर बैलिस्टिक सबमरीन्स, बट एज ऑफ नाउ सिर्फ एक है, कौन सा? INS अरिहंत. विद दैट नाउ लेट्स मूव to our next article which is on Quad as well as the Shanghai Cooperation Organization. So पहले बात करते हैं Quad के बारे में. Quad क्या है? So Quad is Quadrilateral Security Dialogue, उसे हम लोग कहते हैं, या Quad Grouping कहते हैं. ये क्या है ये? It is an informal group. It's an informal strategic forum. किनके बीच में? Between India, Japan, Australia and the United States of America. ये 4 कंट्रीज मिलाकर क्या बनते हैं? Quad बनता है. Then it has shared objective. इनका shared objective क्या है? To ensure a free, open and prosperous Indo-Pacific region. So Indo-Pacific region में कहीं ना कहीं किसी एक का militarization ना हो या किसी एक country का strategic depth ना बढ़े और वहाँ पर एक free, open और prosperous environment हो. That is the objective. That is the shared objective of the members of Quad. Then इसका आइडिया कौन प्रपोज किया था? इसका आइडिया वाज प्रपोज बाय जापानीज प्राइम मिनिस्टर, जो कि दी देन जापानीज प्राइम मिनिस्टर थे जिनका देहांत रिसेंटली हुआ है. Whose name is Shinzo Abe. 2007 में इन्होंने ये आइडिया जो है उन्होंने प्रपोज किया था. With that, let's see कि क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं, क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं ऑफ क्वाड. The first principle is that to keep the strategic sea routes in Indo-Pacific free of any military या political influence. तो strategic जो sea routes हैं जो कि Indo-Pacific से कहीं ना कहीं गुजरता है, वहाँ पर कोई एक कंट्री का हेजनमी ना रहे, वहाँ पर कोई एक कंट्री, सिर्फ और सिर्फ एक कंट्री का स्ट्रेटेजिक डेप्थ ना इंक्रीज हो, और वो पीस और जो फ्री रहे, जैसे हम लोग ने लास्ट टाइम भी देखा. सो दैट इज समथिंग इज वन ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ क्वाड. सेकेंड, जिसे हम लोग बात करते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट हेजेमनी, अगेन चाइना का बात आता है, चाइना का नाम आता है. सो ऑफन सम ऑफ द एनालिस्ट रेफर क्वाड एज एंटी चाइना. चाइना का कहीं ना कहीं जो डोमिनेशन है वो कहीं ना कहीं रिड्यूस करने के लिए हम लोग क्वाड को देखते हैं. सो दैट इज अ परसेप्शन ऑफ क्वाड. Then you are having the core objective of Quad, that is to secure a rule based global order. वहाँ पर एक freedom रहे और rule based global order रहे, freedom of navigation रहे. That is something when it comes to the principles of Quad. Now इसके साथ साथ it also aims to provide अल्टरनेट डेप्थ फाइनेंसिंग. सो जो डेप्थ फाइनेंसिंग उसे भी कहीं ना कहीं प्रोवाइड करने के लिए क्वाड इज देयर, ताकि जो डेप्थ ट्रैप डिप्लोमेसी है वो जो कि हम लोग ऑफन चाइना के इसमें रेफर करते हैं, उसे कहीं ना कहीं काउंटर करने के लिए क्वाड का एक रोल है. देन लेट्स सी कि सिग्निफिकेंस क्या है क्वाड का, इंडिया के लिए क्या सिग्निफिकेंस है. सिग्निफिकेंस ऑफ क्वाड फॉर इंडिया. फर्स्ट, जिसे हम लोग ने बात किया, इट इज सीन एज अ स्ट्रेटेजिक ग्रुपिंग टू रिड्यूस चाइनाज डोमिनेशन. सो हर वक्त अगर इंडिया चाहे टू काउंटर चाइनाज इकोनॉमिक एज वेल एज मिलिट्री राइज, इंडिया चाहे तो क्या यूज कर सकता है? क्वाड को यूज कर सकता है टू बैलेंस. सेकेंड, अगेन अगर हॉस्टिलिटीज कहीं ना कहीं बढ़ता है, सो दैट ऑल्सो देन ऑल्सो इंडिया कोड यूज क्वाड एज एन बैलेंसिंग पॉइंट, एज एन लीवर. देन जैसे मैंने कहा यहाँ पर डेप्थ फाइनेंसिंग को भी यूज करते हैं हम लोग. सो कहीं ना कहीं जितने भी लिटोरल स्टेट्स हैं जो कि इंडो पैसिफिक रीजन में हैं, उनमें कहीं ना कहीं जो डेप्थ ट्रैप डिप्लोमेसी है चाइना का, उसे कहीं ना कहीं काउंटर करने के लिए और उन्हें वहाँ पर जो इंडिया का जो स्ट्रैटेजिक डेप्थ है उसे हम लोग इंक्रीज करें, इन दैट केस वी कैन यूज क्वाड. सो दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ क्वाड. विद दैट नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसका जिक्र इस आर्टिकल में, दैट इज द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन. अब एससीओ के बारे में आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन दी 30 जुलाई वीडियो, जहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन एससीओ क्या होता है, कौन से मेंबर्स होते हैं, क्या सिग्निफिकेंस है, क्या क्या पॉलिसीज़ हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, इनमें क्या क्या इश्यूज़ हैं, ऑल दिस थिंग्स आई हैव डिस्कस इन दी 30 जुलाई वीडियो. सो प्लीज़ रेफर टू द वीडियो टू अंडरस्टैंड दी डायनामिक्स, कैसे क्वाड और एससीओ बैलेंस करता है. ये जो डायनामिक्स है अगर आपको ये समझना है देन यू हैव टू रेफर दिस वीडियो. विद दैट नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट एस्पेक्ट विच इज़ ऑन साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर. सो जो साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कुछ बेसिक्स हैं, दैट आई ऑलरेडी डिस्कस्ड इन दी 25 अगस्त वीडियो, जहाँ पर कौन से टाइप के अटैक्स होते हैं, साइबर अटैक्स होते हैं और क्या क्या है क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, ऑल दोज थिंग्स आई डिस्कस इन दी 25 अगस्त वीडियो. अब इनके जो वीडियो हैं उस पर थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं, हर एक अटैक को बारीकी से जानते हैं. लेट्स स्टार्ट विथ मालवेयर. सो मालवेयर क्या होता है? मालवेयर इज शॉर्ट फॉर मैलिशियस सॉफ्टवेयर. मैलिशियस सॉफ्टवेयर को हम लोग शॉर्टन करके क्या कहते हैं? हम लोग मालवेयर कहते हैं. सो ये क्या करता है? इट्स अ काइंड ऑफ एन सॉफ्टवेयर दैट इज डिजाइंड टू कॉज डैमेज टू अ सिंगल कंप्यूटर, सर्वर और कंप्यूटर नेटवर्क. सो काफ़ी सारे एग्जांपल्स हैं, रैंसमवेयर है, स्पाईवेयर है, वर्म्स है, ट्रोजन्स है, इवन द पेगासस इज अ काइंड ऑफ मालवेयर.
देन सेकेंड टाइप ऑफ अटैक इज फिशिंग. फिशिंग क्या होता है? फिशिंग इज अ मेथड ऑफ ट्राइंग टू गैदर पर्सनल इन्फॉर्मेशन यूजिंग डिसेप्टिव ईमेल्स एंड वेबसाइट्स. ईमेल्स में जो आपको स्पैम्स आते हैं, वेबसाइट्स के साइड में कहीं कहीं वेबसाइट के साइड में जो चमकते हुए लिंक्स होते हैं, दीज आर काइंड ऑफ फिशिंग. यहाँ पर वो क्या करते हैं, अगर आप गलती से क्लिक कर दोगे तो आपका जो पर्सनल डाटा वो कहीं ना कहीं वो चुरा लेंगे. देन थर्ड एस्पेक्ट इज द डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, जिसे हम लोग शॉर्ट में कहते हैं DDoS. अब ये क्या है? इसमें क्या करते हैं ये, दिस अटैक इज मेंट टू शट डाउन अ मशीन और नेटवर्क. शट डाउन करने की ताकि इट बिकम्स इनएक्सेसिबल टू द इंटरनेट यूजर्स. अब ये कैसे इंश्योर करते हैं ताकि वो नेटवर्क को शट डाउन करें? ये क्या करते हैं, ये वो जो आपका जो वेबसाइट है उसे क्या करते हैं, उसे वो फ्लड कर देते हैं विद ट्रैफिक. अब जब आपका जो वेबसाइट है उसे आप फ्लड कर दोगे तो जो सर्वर्स हैं वो कहीं ना कहीं उसे कंप्लीट नहीं कर पाते, वो कहीं ना कहीं उसे प्रोसेस नहीं कर पाते हैं, एंड दैट कॉजेस अ क्रैश. और जो वेबसाइट है वो क्रैश हो जाता है या नेटवर्क जो है वो क्रैश हो जाता है. सो दैट इज हाउ द DDoS अटैक मेक श्योर दैट द नेटवर्क और द मशीन इज inaccessible to the internet users. Then next type is known as the man in the middle attack. अब मैन इन द मिडिल अटैक जो है उसे हम लोग कहते हैं ईव्सड्रॉपिंग अटैक भी. अगर आपको नाम से ही पता चल गया होगा मैन इन द मिडिल, दैट मीन्स जो अटैकर हैं और जो वेबसाइट है इसके बीच में कौन एक्ट करेगा? मैन, एक पर्सन एक्ट करता है. ये क्या करता है? दिस अटैकर इंसर्ट्स दमसेल्व्स इनटू अ टू पार्टी ट्रांजेक्शन. और ये क्या करता है? इट इंटरप्ट्स द ट्रैफिक. जो ट्रैफिक है, जो वेबसाइट्स हैं और जो इंटरनेट यूजर्स है, इनके बीच का जो ट्रैफिक है उसमें कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है, ये जो अटैकर है वो कहीं ना कहीं आता है और दैट ही यूजेस दोज डाटा, ही स्टील्स दोज डाटा. जो डाटा है वो कहीं ना कहीं वो चुराता है. देन देयर इज ऑल्सो द SQL इंजेक्शन. अब SQL इंजेक्शन क्या है उसे समझने से पहले समझिए कि SQL क्या है. SQL इज एन एब्रीवेशन. किसका एब्रीवेशन है? इट्स एन एब्रीवेशन फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज. कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है उसमें कहीं ना कहीं कंप्यूटर इंजीनियरिंग में ये सिखाया जाता है. सो इट्स टाइप ऑफ एन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. एक लैंग्वेज है क्या के लिए? टू मैनेज डाटा. डाटा को मैनेज करने के लिए, जो डाटा बेसिस है उसमें जो डाटा है उसे कहीं ना कहीं मैनेज करने के लिए एक लैंग्वेज है जिसे हम लोग कहते हैं SQL, सिमिलर टू C++ एंड ऑल. देन ये क्या करता है? SQL इंजेक्शन में क्या होता है? जो आपका मैलिशियस कोड है वो कहीं ना कहीं इंजेक्ट हो जाता है. जो आपका एक्चुअल SQL है उसे कहीं ना कहीं चेंज करते हैं, या जो मैलिशियस कोड है वो कहीं ना कहीं इंजेक्ट कर दिया जाता है, जिसके कारण क्या है कि जो इन्फॉर्मेशन जो जनरली आप देते नहीं है वो इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं डाइवर्ज हो जाता है, वो इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं स्टील हो जाता है, और जो अटैकर है वो कहीं ना कहीं उनके पास ये जो डाटा है वो उनके हाथों में लग जाता है. सो दैट इज समथिंग व्हेन इट कम्स टू द SQL इंजेक्शन. Another type is known as the cross site scripting, जिसे हम लोग कहते हैं XSS. अब इसमें क्या होता है? इसमें बेसिकली एक malicious कोड है, वो अगेन malicious कोड जैसे SQL इंजेक्शन में देखा, यहाँ पर भी एक malicious कोड है जो इंजेक्ट करते हैं. बट द डिफरेंस इज यहाँ पर जो है वो आपका जो वेबसाइट है वो कहीं ना कहीं अटैक होता है, बट यहाँ पर वेबसाइट पर्टिकुलरली पर से वेबसाइट अटैक नहीं होता है. द यूजर्स ब्राउजर इज गेटिंग अटैक. यहाँ पर क्या होता है? मैलिशियस कोड में द अटैकर हैज इंजेक्टेड द मैलिशियस कोड. इसके कारण क्या होता है? इट ओनली रन्स इन द यूजर्स ब्राउजर व्हेन दे विजिट द अटैक्ड वेबसाइट एंड इट गोज आफ्टर द विजिटर. वो विजिटर के पीछे जाता है, वो वेबसाइट में नहीं रहता है. फॉर एग्जाम्पल कोई एक वेबसाइट है जिसमें कि ये क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग किया हुआ है, अगर आप उसमें जाते हो उस वेबसाइट में तो वहाँ से जो मैलिशियस कोड है वो आपके ब्राउजर में आ जाएगा, देन इट कैन टेक योर डाटा. सो ये जो पर्टिकुलर वेबसाइट है उसके पीछे नहीं जाके जो यूजर का जो वेबसाइट है, यूजर का जो ब्राउजर है उस पर वो आ जाता है. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग एंड SQL इंजेक्शन. देन यू आर ऑल्सो हैविंग द सोशल इंजीनियरिंग, जो कि सबसे कॉमन है. जैसे आपको कॉल मिलता है कि आपने KBC का कोई लॉटरी जीत लिया, या आपको काफ़ी सारे प्राइसेस मिलने वाले हैं, आप अपने कार्ड के डाटा दे दीजिए या CVV प्रोवाइड कर दीजिए, या जो लिंक है लिंक में क्लिक करें. सो दिस टाइप ऑफ इंजीनियरिंग जहाँ पर वो जो ह्यूमन इंट्रैक्शन के ऊपर कहीं ना कहीं वो बेस होता है कि वो कहीं ना कहीं बहलाकर फुसलाकर वो क्या करते हैं, वो आपके जो डाटा हैं वो कहीं ना कहीं चुराने का ट्राई करते हैं. सो दैट इज समथिंग विच वी कॉल सोशल इंजीनियरिंग. सो ये है बेसिक टाइप ऑफ साइबर अटैक्स. विद दैट लेट्स सी द स्टेप्स. अब जो रिसेंट स्टेप्स है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिया है टू काउंटर दीज अटैक्स आर ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द 25 अगस्त वीडियो. सो 25 अगस्त वीडियो में क्या क्या स्टेप्स हैं, क्या क्या मेजर्स लिए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, दैट आई ऑलरेडी डिस्कस. इसमें एक चीज़ जो कि डिस्कस करना बाकी है एज ऑफ टुडे इज दी चैलेंजेस. क्या क्या चैलेंजेस हैं ये आज देखते हैं क्या क्या चैलेंजेस है. फर्स्ट चैलेंज इज द इंक्रीज यूज ऑफ मोबाइल टेक्नोलॉजी एंड इंटरनेट बाय पीपल. अब जो पेनिट्रेशन है, जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स का जो पेनिट्रेशन है वो कहीं ना कहीं बड़ा है.
हर घर में अभी मोबाइल है, स्मार्टफोन्स है, वो इंटरनेट यूज़ करते हैं, तो जो डाटा जो इकट्ठा हो रहा है वो उसका जो अमाउंट है, जो वॉल्यूम है वो भी बढ़ रहा है। जब डाटा वॉल्यूम जो है वो बढ़ रहा है तो उसे सिक्योर करके रखना, उसे कहीं ना कहीं स्टोर करना और जो यूज़र्स हैं उन्हें कहीं ना कहीं सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, उनमें कहीं ना कहीं लिटरेसी प्रोवाइड करना, दैट इज़ हेक्टिक। और इस वजह से दैट इज़ वन ऑफ द चैलेंजेस ऑफ साइबर सिक्योरिटी। सेकेंड चैलेंज की बात करें इज़ द लैक ऑफ प्रॉपर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इन सम डिवाइसेस। काफ़ी सारे डिवाइसेस क्या होते हैं वो आउटडेटेड होते हैं, उसमें सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन नहीं होता है, या जो रिसेंट जो मालवेयर अटैक है उसे काउंटर करने के लिए काफ़ी सारे अपग्रेडेशन जो है वो नहीं होते हैं। इसके कारण कहीं ना कहीं क्या होता है, दे बिकम वॉलेटाइल, दे बिकम हॉस्टाइल टू द अटैक्स। सो दैट इज अनदर सेकेंड चैलेंज। थर्ड चैलेंज इज दैट मोस्ट ऑफ द साइबर अटैक्स आर अंडर रिपोर्टेड और नॉट रिपोर्टेड। व्हाट इज दिस मीन? दिस मीन्स कि हम लोग के पास एक एटीट्यूड है कि जो साइबर अटैक है ओके हो गया है, कहीं ना कहीं हम लोग उसे भूल जाते हैं, हम लोग उसे जो अथॉरिटी उस तक पहुंचाते नहीं, उसे कहीं ना कहीं रिपोर्ट नहीं करते हैं। और इससे क्या होता है, इससे कहीं ना कहीं जो अथॉरिटीज़ है, जो कंसर्न अथॉरिटीज़ है, उनको सीवियरिटी कहीं ना कहीं पता नहीं चलता है कि कितना सीवियर है ये इशू, और इसके कारण वो मेजर्स नहीं ले पाते हैं। सो दैट इज अनदर इशू। देन दिस इशू ऑफ स्कैर्सिटी ऑफ साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स। व्हाट डज दिस मीन? जो एक्सपर्ट्स हैं, जो कि लीड करने चाहिए, जो कि पॉलिसीज़ बनाते हैं, वो कहीं ना कहीं उस लीडरशिप लेवल में या जो एक्सपर्ट्स हैं उनमें कहीं ना कहीं कमी है। और ये हम लोग इंडिया में जनरली देखते हैं, जितने भी है दैट वी कॉल समथिंग नॉन एज ब्रेन ड्रेन, जिसे हम लोग कहते हैं। जो एक्सपर्ट्स है वो फॉरेन कंट्रीज़ में चले जाते हैं। सो इस वजह से हम लोग के यहाँ पर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसमें कहीं ना कहीं एक लेकुने हैं, एक पोथ होल है, क्योंकि जो साइबर सिक्योरिटी ऑफिशियल्स हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, वो कहीं ना कहीं इंडिया में नहीं रहते हैं, या जो पॉलिसीज़ जो डिज़ाइन करते हैं उनके पास नॉलेज नहीं है। दैट इज़ अनदर इशू। देन अनदर इशू इज़ कि इंडिया जो है काफ़ी सारे सिग्नेटरीज, काफ़ी सारे जो कन्वेंशन उसके सिग्नेटरीज नहीं है। अब इंटरनेशनली काफ़ी सारे कन्वेंशंस हैं जो कि डील करते हैं व्हेन इट कम्स टू साइबर सिक्योरिटी। वन ऑफ द कन्वेंशन इज द बुडापेस्ट कन्वेंशन। अब इसका जो ऑफिशियल नाम है दैट इज द कन्वेंशन ऑफ साइबर क्राइम ऑफ द काउंसिल ऑफ यूरोप। इसमें काफ़ी सारे यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, यूएस इज़ देयर, यूके इज़ देयर, जो कि इसके सिग्नेटरीज हैं। बट इंडिया में इतने ह्यूज एक पेनिट्रेशन होने के बावजूद भी इंडिया इज़ नॉट एन सिग्नेटरी। इंडिया इज नॉट एन सिग्नेटरी ऑफ बुडापेस्ट। प्लीज़ रिमेंबर, प्रीलिम्स का क्वेश्चन हो सकता है। यहाँ पर इस सिग्नेटरी नहीं होने के कारण क्या है कि अगर आप सिग्नेटरी होते इसका तो काफ़ी सारे कोलैबोरेशंस आप डेवलप कर पाते थे, काफ़ी सारे टेक्नोलॉजीज आप उनसे ले पाते। सो दैट काइंड ऑफ कोलैबोरेशन एंड नॉलेज दैट यू कुड हैव ट्रांसफ्यूज, यू कुड हैव ट्रांजेक्टेड यूजिंग दिस कन्वेंशन, जिसका सिग्नेटरी इंडिया नहीं है। सो दैट इज अनदर चैलेंज ऑफ साइबर सिक्योरिटी। विद दैट नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट आर्टिकल विच इज ऑन नेवीज एनसाइन। अब दिस इज एन मेजर डेवलपमेंट, काफ़ी कम टाइम ऐसे आप चेंजेस देखते हो। सो ये जो नेवीज एनसाइन जो है वो क्या है, पहले उसको समझते हैं, बेसिक से समझते हैं कि व्हाट इज एनसाइन। एनसाइन होता क्या है? सो नेवी में क्या होता है कि हर एक शिप को अपना नेशनैलिटी जो है उसे दिखाना होता है। जब आप जाते हो, फॉर एग्जांपल जापान का शिप है कि नहीं, इंडिया का शिप है कि नहीं, आप कैसे पता चलते हो? वहाँ पर आपके पास एक फ्लैग रहता है, आप झंडा लगाते हो फ्लैग शिप में। अब ये जो झंडा है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं नेवी एनसाइन। दैट डिनोट्स द नेशनैलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री। देन यहाँ पर जो चेंजेस हैं, चेंजेस क्या क्या है? फर्स्ट चेंज इज दैट इन अ बिड टू डू अवे विद कॉलोनियल पास, अपना जो कॉलोनियल पास है उसे कहीं ना कहीं बुलाने के लिए, उसे कहीं ना कहीं हटाने के लिए वी हैव रिमूव द सेंट जॉर्ज क्रॉस। सेंट जॉर्ज क्रॉस है उसे हम लोग रिमूव कर दिया। हम सेंट जॉर्ज क्रॉस क्या है, लेट्स सी। अगर आप देखिए ओवर द ईयर्स जो एनसाइन है, ये जो स्ट्रक्चर है इसे हम लोग कहते हैं एनसाइन। अब ये जो स्ट्रक्चर है ये कहीं ना कहीं ओवर द ईयर्स चेंज हुए हैं। आप जो फर्स्ट ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर जो क्रॉस है, ये जो प्लस साइन है, ये जो रेड प्लस है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं सेंट जॉर्ज क्रॉस। अब ये कहीं ना कहीं हम लोग ने रिमूव कर दिया है इन आवर रिसेंट एनसाइन। ये है रिसेंटली अनवील्ड एनसाइन। सो यू कैन सी दिस क्रॉस इज नॉट देयर। ये क्रॉस जो है, जो कि ओवर द ईयर्स रहा है, वो हम लोग ने हटा दिया है। सेकेंड चेंज की बात करें, सेकेंड चेंज इज दैट इंस्टेड नाउ इट फीचर्स द नेशनल एम्बलम विद द ट्राइकलर ऑन द अपर कैंटन या टॉप लेफ्ट कॉर्नर। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर जो है नेशनल फ्लैग इज इन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ दिस नेवीज एनसाइन। नेक्स्ट चेंज इज दैट द नेशनल एम्बलम इज एनकम्पास विद द ऑक्टोगोनल शील्ड। एक ऑक्टोगोनल शील्ड के अंदर कहीं ना कहीं है और ये एंकर के ऊपर है। एज यू कैन सी हियर, यहाँ पर जो आपका नेशनल एम्बलम है वो कहीं ना कहीं एंकर के ऊपर है। एंड यू आर हैविंग द मोटो ऑफ नेवी बिलो इट। क्या है मोटो ऑफ नेवी? मोटो ऑफ नेवी इज द सम नो वर्ना। सो सम नो वर्ना जो उसके नीचे लिखा हुआ है दैट इज द नेवीज मोटो, इंडियन नेवी का मोटो है वो।
Then the golden border surrounding the national emblem has drawn its inspiration from what? From the seal of Indian Emperor छत्रपति शिवाजी महाराज। ये जो आप देख रहे हो, ये जो गोल्डन जो स्ट्रक्चर है, जो कहीं ना कहीं ऑक्टागोन जो शेप है उसको कहीं ना कहीं सराउंड कर रहा है, उसे कहीं ना कहीं एनकॉम्पस कर रहा है, ये कहाँ से लिया गया है? दिस इज टेकन फ्रॉम दी रॉयल सील ऑफ एम्परर छत्रपति शिवाजी महाराज। और ये क्या शोकेस करता है? दिस डिपिक्ट दी स्टेडफास्टनेस ऑफ इंडियन नेवी। इसके अलावा ये जो ऑक्टागोनल शेप है ये क्या शोकेस करता है? ये शोकेस करता है दी मल्टी डायरेक्शनल रीच as well as the multi-dimensional operational capabilities of the Indian Navy. So ये जो octagonal shape है that shows the multi-diagonal reach as well as the capabilities of Indian Navy. So that this is the new ensign of Indian Navy. With that, now let's see our next article, which is on one of the aspect of Russia-Ukraine conflict. अब अगेन जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी कहा, जब आप यूपीएससी के लिए पढ़ते हो प्लीज मेक श्योर दैट यू डोंट रेस्ट्रिक्ट योर डायमेंशंस। जितना मल्टीफेसेटेड हो पाए उतना मल्टीफेसेटेड प्लीज डेवलप करने के ट्राई करें ताकि आप आंसर राइटिंग में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओ। सो यहाँ पर भी दिस इज ओनली वन ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट एंड अदर इफेक्ट्स, अदर डायमेंशंस ऑफ रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट दैट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर 26 जुलाई वीडियो, जहाँ पर बेसिक्स हर एक डायमेंशन को मैंने कवर करने की कोशिश किया है, स्टार्टिंग फ्रॉम की पॉवर्टी एंड हंगर कैसे इफेक्ट हो रहा है, द एनर्जी ट्रेड कैसे इफेक्ट हो रहा है, द कमोडिटी ट्रेड उसमें क्या क्या इफेक्ट्स हैं, services and travel, particularly tourism sector, the debt financing as well as the indirect effects. So all these things I have discussed in the 26 July video. So please refer to the video here to have a multi-dimensional understanding of this Russia-Ukraine conflict. With that, now let's move to our next article, which is on the Chakma Hajong as well as the NHRC, National Human Rights Commission. So first start करते हैं NHRC से, basic से। NHRC है क्या? Let's see. NHRC क्या है? NHRC is the abbreviation of National Human Rights Commission. So ये क्या है? It is an independent statutory body. अब statutory body का मतलब क्या? Statutory body means that it is created by an act of parliament. वो bodies जो कि act of parliament से बनते हैं उससे हम लोग क्या कहते हैं? उससे हम लोग कहते हैं statutory bodies. Then it has been established in the year 1993 as per the provisions. कौन सा act of parliament है? The act of parliament is प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993, जिसे लेटर हम लोग 2006 में अमेंड भी किया था हम लोग ने। देन इसे क्यों लागू किया गया? ये एनएचआरसी का फॉर्मेशन क्यों हुआ? टू मेक श्योर दैट वी आर फॉलोइंग दी पेरिस प्रिंसिपल्स। जो पेरिस प्रिंसिपल्स है जो कि ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड हैं, उसे कहीं ना कहीं हम लोग उस पर कहीं ना कहीं हम लोग कॉन्फॉर्मिटी लाने के लिए, उसे कहीं ना कहीं हम लोग फॉलो करने के लिए हम लोग ने क्या बनाया? एनएचआरसी बनाया। एनएचआरसी एक्ट एज दी वॉच डॉग ऑफ ह्यूमन राइट्स इन द कंट्री। अब अगेन ह्यूमन राइट का डेफिनेशन क्या है? दैट इज अगेन अनदर डिबेट, प्लीज डोंट गो इनटू द डिबेट। बट जो ह्यूमन राइट्स हैं, बेसिक जो ह्यूमन राइट्स हैं, उसकी जो वॉच डॉग है जो कंट्री में कौन है? वो एनएचआरसी है। अब एनएचआरसी के मेंबर्स को आप कैसे सेलेक्ट करते हैं? क्योंकि इट इज टेकिंग केयर ऑफ द ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स इज अ बिग थिंग, इसीलिए जो सिलेक्शन कमेटी है उसमें सिलेक्शन कमेटी में मेजर लीडर्स हैं। यू आर हैविंग द प्राइम मिनिस्टर, यू आर हैविंग द स्पीकर ऑफ लोकसभा, द यूनियन होम मिनिस्टर, the deputy chairman of Rajya Sabha as well as the leader of opposition. So opposition को भी हम लोग लाते हैं किसमें? in the selection committee, जो कि इसके जो members हैं NHRC के जो members हैं उसे वो elect करते हैं। अब जो चेयरपर्सन है उनका टर्म क्या होता है? चेयरपर्सन का टर्म पहले 5 साल हुआ करता था, उसे रिड्यूस कर रिसेंटली हम लोग ने क्या किया है? 3 साल में उसको रिड्यूस कर दिया गया। सो द टर्म इज 3 years या until the age of 70 years, whichever earlier. आइदर वो जो मेंबर्स हैं वो 70 years अटेन कर ले या 3 साल का मेंबरशिप उन्होंने अगर एग्जॉस्ट कर लिया है, दैट कुड बी द एंड ऑफ टर्म फॉर द मेंबर्स ऑफ एनएचआरसी। विद दैट अब लेट्स सी कि क्या है कंपोजिशन। कंपोजिशन क्या है वो देखते हैं। सो टॉप में कौन है? टॉप में है चेयरपर्सन ऑफ एनएचआरसी हु इज जनरली द रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हम लोग क्या बनाते हैं? द चेयरपर्सन ऑफ एनएचआरसी बनाते हैं। देन इसके अलावा हम लोग के पास 8 मेंबर्स हैं। 8 मेंबर्स में 4 जो मेंबर्स हैं वो परमानेंट मेंबर्स होते हैं, एज वेल एज बाकी जो 4 हैं उसे हम लोग कहते हैं डीम्ड मेंबर्स। ये 4 परमानेंट मेंबर्स हैं, उसमें जो 2 मेंबर्स हैं दैट इज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज द जज ऑफ हाई कोर्ट। तो वन मेंबर वुड बी द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, अदर मेंबर वुड बी द चीफ जस्टिस ऑफ एनी ऑफ द हाई कोर्ट इन द कंट्री। देन बाकी के 2 मेंबर्स हैं, ये जो 4 में जो 2 मेंबर्स तो ये हो गए, बाकी के जो 2 मेंबर्स हैं दे आर हैविंग प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन द मैटर ऑफ ह्यूमन राइट्स। सो ह्यूमन राइट्स में कहीं ना कहीं उनका नॉलेज है या एक्सपर्टीज़ हैं, ये दोनों को मिला के हम लोग के पास 4 परमानेंट मेंबर्स होता है। इसके अलावा और 4 मेंबर्स हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं? डीम्ड मेंबर्स कहते हैं। अब ये जो डीम्ड मेंबर्स है ये कौन होते हैं? ये दीज आर दी
chairperson of these organizations, these grouping, for example the National Commission of Minorities, NCSC, NCST या NCW, इनके जो चेयरपर्सन है वो कहीं ना कहीं 4 मेंबर्स बनते किसके, NHRC के. So that is how the composition of NHRC is there. अब with that let's see कि क्या क्या issues हैं. Issues क्या क्या हैं? So the first issue is that the recommendations जो हैं जो कि NHRC देता है, that recommendation is not binding. That is not binding. ये जो recommendations हैं that is not binding. Second, जो वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है डन बाय द प्राइवेट पार्टीज, दैट इज नॉट कंसिडर्ड अंडर NHRC जुरिडिक्शन. जो प्राइवेट पार्टीज ने अगर कुछ ह्यूमन राइट्स के कुछ वायलेशंस किए हैं वो NHRC के जुरिडिक्शन में नहीं आते. अब दिस इज एन लेकुनी, दिस इज एन नेगेटिव पॉइंट ऑफ NHRC. NHRC जो है वो ह्यूमन राइट्स का वॉचडॉग है, वहाँ पर वो रिकमेंडेशंस प्रोवाइड करता है, पर अगर प्राइवेट प्लेयर्स ने ह्यूमन राइट्स को वायलेट किया देन उसके जुरिडिक्शन में नहीं आता है. सो दैट इज अ नेगेटिव पॉइंट. Then another point is that NHRC does not have power to penalize the authorities who doesn't implement the recommendation orders. So NHRC के पास ना human rights violators को penalize करने के powers हैं, ना जो authorities जो कि क्योंकि इनके जो recommendations है binding नहीं है, तो अगर कोई authority है जो कि इनके recommendations को नहीं मानता तो उन्हें भी penalize करने के powers किसके पास नहीं है, NHRC के पास नहीं है. तो authorities जो हैं वो compel नहीं है, उनको जो रिकमेंडेशंस हैं ओके रिकमेंडेशंस जो है वो फाइल में पड़े रहते हैं, उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए उनको कोई कंपल्शन नहीं है, क्योंकि उनके पास क्या, क्योंकि NHRC के पास पेनलाइज करने की पावर नहीं है और ना ही जो रिकमेंडेशंस है वो बाइंडिंग है. दैट इज द इशू ऑफ NHRC. अनदर इशू इज दैट अगर आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो आप कंपोजिशन में देखोगे द चेयरपर्सन इज फ्रॉम जुडिशियरी एज वेल एज जो 4 परमानेंट मेंबर्स में जो 2 परमानेंट मेंबर्स हैं दे आर ऑल्सो फ्रॉम जुडिशियरी. सो ऑल टुगेदर 3 मेंबर्स हैं जो कि जुडिशियरी से हैं. सो यहाँ पर जो 9 मेंबर्स में 3 मेंबर्स जुडिशियरी से हैं. इसीलिए काफ़ी क्रिटिक्स कहते हैं कि ये जो कमीशन है इसमें कहीं ना कहीं एक जुडिशियल टच है, जुडिशियरी का ज़्यादा रोल है, क्योंकि चेयरपर्सन जो है वो जुडिशियरी के हैं. एज वेल एज जो बाकी के जो मेंबर्स हैं, बाकी के मेंबर्स इज़ नॉट नेसेसरली, ये ज़रूरत नहीं है कि वो ह्यूमन राइट एक्सपर्ट्स हों. ये जो डीम मेंबर्स हैं और जो बाकी के जो मेंबर्स हैं दैट इज़ नॉट नेसेसरी कि ये ह्यूमन राइट्स के एक्सपर्ट्स हों. सो ये कहीं ना कहीं एक गैप प्रोवाइड करते हैं, ये कहीं ना कहीं वीकन करते हैं क्या, द मैंडेट एज वेल एज द ऑपरेशन ऑफ NHRC. विद दैट अनदर डिसएडवांटेज और द इशू ऑफ NHRC इज दैट काफ़ी सारे केसेस हैं जो कि NHRC नहीं कंसिडर कर सकता. कौन से केसेस हैं? वन केस इज दैट ऐसा अगर कोई केस है जो कि 1 साल से पुराना हो. व्हाट डज दिस मीन? अगर 1 साल से पुराना कोई भी केस है, कोई भी ह्यूमन राइट्स वायलेशन के केस हैं, वो NHRC के अंदर नहीं आता. सेकेंड, अगर कोई केस है जो कि एनोनिमस हो वो भी नहीं आता. कोई केस है जो कि फ्रिवलेस हो वो भी नहीं आएगा. कोई केस है दैट इज रिलेटिंग टू सर्विस मैटर से रिलेटेड कोई केस हो वहाँ पे भी नहीं आता. आर्म फोर्सेस से रिलेटेड कोई केस हो ह्यूमन राइट्स वायलेशन के वो भी इसके अंदर नहीं आता. सो दीज आर द इश्यूज ऑफ NHRC. ये कहीं ना कहीं NHRC का पंख काटने लायक इश्यूज हैं. सो दीज आर द मेजर डिसएडवांटेजेस ऑफ NHRC. विद दैट नाउ लेट्स मूव टू द इशू ऑफ चकमा हजोंग्स. अब जैसे मैंने कहा ये जो आर्टिकल है ये आर्टिकल इज टॉकिंग अबाउट NHRC एज वेल एज द चकमा हजोंग इशू. अब चकमा हजोंग इशू जो है वो मैंने काफ़ी डिटेल में डिस्कस इन दी 1 अगस्त वीडियो, जहाँ पर बेसिक्स है कि चकमा और हजोंग्स कौन है, ये लोग कहाँ से हैं, इनके रिलीजियस एफिनिटी क्या क्या हैं, एज वेल एज जो नॉर्थ ईस्ट के जो लोग हैं वो जो अपोज कर रहे हैं चकमा हजोंग्स के रिलेटेड इशू, ये इशू क्या है, चकमा हजोंग्स कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, और नॉर्थ ईस्ट के लोग जो हैं इसके अगेंस्ट क्यों हैं. ऑल दिस थिंग्स आई डिस्कस इन दी 1 अगस्त वीडियो. सो प्लीज़ रेफर टू द वीडियो, देन ओनली यू वुड बी अंडरस्टैंडिंग दी concepts involved in today's article. With that, now let's move to our next article, which is on the MPC. Now this is a very important article है. क्यों? क्योंकि जो aspects हैं that is quite important for UPSC. अब यहाँ पर जो aspects हैं, जो monetary policy क्या होता है, MPC क्या है, that I have discussed in the 6 अगस्त वीडियो. बेसिक्स है, अगेन बेसिक्स है कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, फिस्कल पॉलिसी क्या होता है, कैसे अलग होता है, एज वेल एज जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हैं उनमें क्या क्या मेंबर्स होते हैं. जैसे हम लोग ने NHRC में देखा सेम वे यहाँ पर भी मैंने डिस्कस किया था कि कंपोजिशन क्या है, क्योरम क्या है, कौन होते हैं इसके गवर्नर, इसके जो बाकी डिटेल्स हैं वो कैसे डिसाइड करते हैं, वो कैसे डिसाइड करते हैं कि पर्टिकुलर इन्फ्लेशन को टारगेट करना है, इनके पास कौन से टूल्स होते हैं. ऑल दिस थिंग्स आई डिस्कस इन द 6 अगस्त वीडियो. सो प्लीज़ रेफर टू द वीडियो हियर, इट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट. जो MPC है और जो RBI का जो चैप्टर है दैट इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट इन UPSC. हर साल क्वेश्चंस आते हैं प्रीलिम्स में एज वेल एज मेंस में. सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू रेफर टू दिस वीडियो हियर. नाउ लेट्स सी द क्विज ऑफ द डे. सो क्योंकि आज के क्वेश्चन, आज का आर्टिकल MPC से रिलेटेड है, सो बोथ दिस क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू RBI.
First question is that which of the following is not, please remember it's not the work of RBI. Second is that who is the chairperson of MPC. So first of all please refer करें जो वीडियो को मैंने रेफरेंस में प्रोवाइड किया. In that case अगर आप रेफर करते हैं this questions would be a piece of cake for you guys. And as usual ये जो questions है इसके solutions along with the explanations in the form of PDF आपको मिल जाएगा, जिसका लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है. एज वेल एज जो PPT है जिसका एनालिसिस हम लोग ने किया दैट ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ PDF, उसका जो लिंक है वो भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. सो आई होप दिस एनालिसिस वॉज बेनिफिशियल फॉर यू गाइज. Work hard, study hard, but most importantly, stay safe. We'll be doing the same for you guys. See you tomorrow.